दोस्तों नमस्कार। हिंदुत्व के नाम पर किसकी चलेगी? हिंदुत्व के नाम पर क्या आरएसएस जो कहेगा इस देश को उसी दिशा में हांका जा सकता है? इस देश के भीतर में बीजेपी दूसरों को मुस्लिम तुष्टीकरण का आईना दिखाते हुए खुद को हिंदुत्व के दायरे में खड़ा कर दे तो क्या उसकी बात मानी जा सकती है? और बात खिसकते खिसकते महाराष्ट्र पहुंच जाए तो फिर शिवसेना, हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे और उस तस्वीर के आसरे विरासत और विचारधारा की लड़ाई किसके पक्ष में जाएगी? फैसला इसी का होना है क्या? क्योंकि हिंदूवादी राजनीति को लेकर भी अगर दो राजनीतिक दल मैदान में खड़े हो गए तो फिर बीजेपी राजनीति साध नहीं पाएगी। बीजेपी चाहती है कि उसके छांव तले ही इस देश में हिंदुत्व की राजनीति फले और फूले, लेकिन शिवसेना ने रास्ता अलग क्या पकड़ लिया। शिवसेना के दो टुकड़े बीजेपी ने कर दिए और आज दशहरा के दिन उसी की तो परीक्षा है, क्योंकि 30 अक्टूबर 1966 बाला साहब ठाकरे मार्मिक अखबार में सिर्फ एक पैरा लिखते हैं कि इस दिन हम दशहरा के दिन एक रैली करेंगे, वह भी शिवाजी पार्क में रैली होगी। प्रशासन रोके नहीं, सरकार सचेत हो जाए। कोई रोकता नहीं है और सरकार सचेत हो जाती है। उस तस्वीर के बाद 2022 में दशहरा और 5 किलोमीटर के दायरे में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को लेकर दो रैलियां, एक तरफ सत्ता की रैली, दूसरी तरफ बेटे की रैली। बेटे की रैली उसी जगह पर जहां पर बाप की रैली थी, यानी शिवाजी पार्क में, और एक बड़ी सी तस्वीर चस्वा बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा, उनकी विरासत, उनके एक्शन, उनकी राजनीति, सब कुछ उसके जरिए, मंच के जरिए कहने का प्रयास। और दूसरी तरफ 5 किलोमीटर की दूरी पर शिवाजी पार्क से बांद्रा कुर्ला का ग्राउंड, और वहां पर कहीं ज्यादा भव्य तरीके से बाला साहब ठाकरे की तस्वीर और उसके जरिए उनके विचार और हिंदुत्व की उद्घोषणा करते हुए लहराता हुआ झंडा। यह मैसेज क्या है? भारत की बदलती राजनीति में हिंदू राजनीति जो कर पाएगा, क्या वो सियासत और श्रद्धा साध सकता है? लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की परीक्षा आज की रात एक दूसरे तर्ज पर होने वाली है। यह परीक्षा इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि पिता की विरासत को बेटा संभालता है या फिर बेटे को धोखा देकर निकले हुए हिंदुत्व की डुगडुगी पीटते हुए एकनाथ शिंदे संभालते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति सत्ता की खातिर जब करवट लेती है तो विरासत और विचारधारा दफन हो जाती है, लेकिन जब सत्ता छिन जाती है तो विरासत और विचारधारा दोबारा उसकी कोंपले फूटने लगती है। महाराष्ट्र की राजनीति इसी दिशा में है क्या? क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस मंत्र के तले 227 शाखाएं भर नहीं है जो मुंबई में मौजूद है, बल्कि उसके इर्द गिर्द, चाहे वो पालघर का इलाका हो, चाहे नवी मुंबई का इलाका हो, चाहे वो ठाणे का इलाका हो, यहां तक कि औरंगाबाद तक, वहां से शिव सैनिकों को आना है और इस मैदान में बैठकर इसको जतलाना है कि दरअसल बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ही असल में विरासत संभालते हैं और विचारधारा साथ लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ तो जयचंद है, और जयचंद का मतलब सत्ता की खातिर पीठ में छुरा भोंकने वाला क्या? तो 2.5 साल की राजनीति जब उद्धव ठाकरे संभाले हुए थे, उस पीरियड में उनके बेटे आदित्य ठाकरे जिस चकाचौंध की राजनीति में खोए हुए थे, उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि बीजेपी की बिसात इतने शानदार और तीखे तरीके से भिसती चली जा रही है। सबकी परीक्षा आज होनी है और इस परीक्षा के कुछ मंत्र हैं, इस मंत्र के आश्रय कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों के आश्रय महाराष्ट्र की राजनीति का असल किंग कौन, यह भी तय होना है। लेकिन यह तय कैसे होगा? क्या सिर्फ इस बात से तय होगा कि उद्धव ठाकरे कहेंगे वह देशद्रोही है, उसने हमें धोखा दिया है? वहां पर 50 खोखे बांटे गए हर विधायक को, यानी विधायकों को खरीद लिया गया, इससे काम चल जाएगा? या इस बात से काम चलेगा कि हम गवर्नेंस देखते हैं, हम तो महाराष्ट्र को बेहतर बनाना चाहते थे, देखिए इन्होंने महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को भी गुजरात भेजने में कोताही नहीं बरती, क्या इससे काम चल जाएगा? या फिर दूसरी तरफ से आवाज आएगी, बिल्कुल नहीं, हिंदुत्व की उद्घोषणा करते बाला साहब कभी नहीं चाहते थे
कि वह शरद पवार से हाथ मिलाएं, वो कांग्रेस से हाथ मिलाएं और सत्ता साधने के लिए बीजेपी से अलग हो जाएं। यहां पर एक छोटी सी लकीर बाबरी मस्जिद को लेकर भी खींचिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आरएसएस बोल नहीं पा रही थी कि उसके स्वयंसेवकों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस किया है, लेकिन बाला साहब ठाकरे निकल कर आए और कहा हमारे शिव सैनिकों ने किया है, जो करना है कर लो। क्या यह लाइन ऑफ एक्शन और यह राजनीति साधने की ताकत और कुवत उद्धव ठाकरे में है या एकनाथ शिंदे में बची है? क्योंकि एकनाथ शिंदे से ज्यादा पावरफुल तो उनके डिप्टी सीएम फडणवीस हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं। शिवसेना की गोद में जन्म हुआ है, बचपन से ही उस सियासत को देखा है, लेकिन उनके अपने भाई राज ठाकरे जो चचेरे भाई हैं वह भी बीजेपी के साथ खड़े हैं, एकनाथ शिंदे से गलबैया डाले हुए हैं और संयोग से उनका चेहरा बाला साहब ठाकरे से मिलता है। और शायद कार्टून के वक्त भी, यानी कार्टून के तौर पर पहचान बाला साहब ठाकरे की और राज ठाकरे की भी। तो क्या सियासत ने परिवार को भी बांट दिया और सियासत अब राजनीतिक सत्ता पाने के लिए शिवसेना को पूरे तरीके से दफन कर देगी? परीक्षा इस बात की होगी। लेकिन आइए जरा उन परिस्थितियों को टटोलने और परखने की कोशिश की जाए, क्योंकि हिंदुत्व का नारा इस देश के भीतर में आरएसएस भी लगाती है और सावरकर के नाम पर कहीं कहीं हिंदू महासभा भी जागृत हो जाती है। बीजेपी तो बाखूबी ध्रुवीकरण हिंदुत्व के नाम पर करने से चूकती नहीं है और ऐसे में शिवसेना जो एक लंबी पारी की राजनीति बीजेपी के साथ चलती चली आई, जब वह बिखर गई है तो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा ताप यही है कि दरअसल हिंदू वोट बैंक अगर बट गया और शिवसेना अगर एक हो गई तो स्थिति बीजेपी की ना सिर्फ नाजुक होगी बल्कि वहां विधानसभा और लोकसभा की 48 सीटों पर भी बीजेपी के लिए मुश्किल रास्ता बनता चला जाएगा। और बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि ऐसा हो, तो जो मैदान बांद्रा कुर्ला का है वहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक शिवसैनिक बनकर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो शिवाजी पार्क है उसके भीतर में अलग अलग जगहों से जिन शिव सैनिकों को बुलाया गया है, यह कहकर बुलाया गया है यह लड़ाई का आखिरी रूप है। इस लड़ाई को समझ लीजिए और अपनी ताकत का एहसास और अपने तेवर का एहसास मौजूदा राजनीतिक सत्ता को करा दीजिए तो बच जाइएगा, अन्यथा शिवसैनिक बचेगा नहीं। तो क्या शिवसेना की लड़ाई शिवसैनिकों तक पहुंच चुकी है? यानी सत्ता पहली बार यह महसूस कर रही है कि सत्ता चली जाए तो फिर कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करना पड़ता है। क्या यह स्थिति ठाकरे परिवार के साथ आ चुकी है? आ चुकी है। एकनाथ शिंदे दूसरी तरफ उस ताकत का एहसास हर बात से कराना चाहते हैं कि जो आएगा उसके लिए नाश्ते की पोटली भी होगी, रेलगाड़ी तक बुक कर दी गई है, उससे सफर करते हुए मुफ्त में आप मुंबई पहुंच सकते हैं और वहां पर बांद्रा कुर्ला जगह पर पहुंच सकते हैं। बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां समा सकते हैं। शिवाजी पार्क में भी 1 लाख से ज्यादा लोग समा सकते हैं। लेकिन ताकत का एहसास और शब्दों का एहसास ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगला सवाल यही है, जो आरोप लगेंगे उसमें महाविकास अघाड़ी को कटघरे में एकनाथ शिंदे खड़ा करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि दरअसल पालघर में जो 2 साधुओं को मारा गया पीट पीट कर, तब भी उद्धव सत्ता क्यों नहीं जागी। वो बताना चाहते हैं कि लाउडस्पीकर मंदिरों में लगाने का जिक्र जब मोहित कंबोज कर रहे थे बीजेपी के नेता, तब भी उद्धव ठाकरे क्यों नहीं जागी। और जब हनुमान चालीसा का पाठ राणा दंपत्ति करते हुए सड़क पर आ गए तो उन्हें जेल की शिक्षों के पीछे क्यों पहुंचाया गया। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने में इतना वक्त क्यों लगा और पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बना दिया, जो कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लिए हुए थे और प्रज्ञा सिंह को लेकर प्रताड़ित करते थे। ये सारे सवाल मंच से उठेंगे। यानी हिंदुत्व की एक बड़ी मोटी लकीर एकनाथ शिंदे खींचना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि दरअसल बाला साहब ठाकरे का मतलब हिंदुत्व है और हिंदुत्व के विरोध में उद्धव सरकार जो थी वह सत्ता में महाविकास अघाड़ी बनाकर कांग्रेस और
एनसीपी के साथ रही तो वह शिवसेना नहीं है। लेकिन असल तुरुप का पत्ता तो अपने तौर पर उद्धव ठाकरे के पास भी है। उनके पास वो कच्चा चिट्ठा है जहां जिक्र सिर्फ 50 खोखे का नहीं है, जिक्र इस बात का है कि क्या वाकई जनता जिसे जिसे रूप में जिताती है वह अपने आप को बेचने की स्थिति में आ जाए और दूसरी तरफ विधायकों का अपहरण किया जाने लगे, उन्हें जोर जबरदस्ती से ले जाया जाने लगे, तो क्या उस भीड़ को सत्ता माना जा सकता है? क्योंकि तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण इस दौर में हो चली है। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ पावर है और तीसरी तरफ खौफ है। ये तीन चीजें जब एक साथ किसी विधायक के इर्द गिर्द रेंगनी शुरू होती है और उसमें से कोई एकनाथ शिंदे निकल आए तो सत्ता कैसे पलट जाती है, महाराष्ट्र की राजनीति ने इसे बाखूबी देख लिया है। अगला सवाल यह है कि अगर उद्धव ठाकरे उस तेवर के साथ आना चाहते हैं जो बाला साहब ठाकरे जिस रूप में आते थे, तो क्या वाकई उद्धव ठाकरे यह कहने की स्थिति में कभी भी आ सकते हैं कि जिधर बम उधर हम? यह ठाकरे साहब का अंदाज था। इस अंदाज को पकड़ने के लिए क्या सिर्फ राजनीतिक विचारधारा चाहिए या वो राजनीतिक जमी चाहिए जिस पर आपको खड़े होना है और शिव सैनिकों को अंदर से जगाना है? क्या यह संभव है? क्योंकि सामने बीएमसी का चुनाव खड़ा है और पहली परीक्षा अगले महीने उसी बात को लेकर होनी है कि जिस महाराष्ट्र के भीतर 227 शाखाएं लगती हैं, उस 227 शाखा में से हर शाखा वाले को कहा गया कि आपको 4 बसों में लोगों को पहुंचाना है, यानी 908 बसों में लोग भर भर के जाएंगे। हर शाखा का काम इसके अलावे ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रायगढ़, नासिक, औरंगाबाद, इन तमाम जगहों पर जो व्यवस्था की गई है कि आपको किस किस तरीके से लेकर आना है शिव सैनिकों को, और यह जिम्मेदारी जो बचे हुए सांसद हैं या जो ताकतवर शिवसेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो एमएलए के तौर पर हैं जो बड़े कम हैं, सांसद के तौर पर जो बड़े कम हैं, लेकिन ठाणे, मीरा रोड, भाईंदर, नवी मुंबई जैसे उसको सौंप दिया गया राजन विचार को कि आप सांसद हैं, आप व्यवस्था कीजिए कि उन्हें लेकर आइएगा। लेकिन दूसरी तरफ तो रेलगाड़ी बुक कर दी गई कि जिसे आना है पहुंच जाइए मुंबई, और भाषण कौन देगा? वो कौन से शब्द हैं जो एक दूसरे पर वार करेंगे? पहली बार 2 सवाल उभर कर आज ही के दिन उभरने वाले हैं कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की थी वह एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे का नहीं है मसला, वह शिवसेना मुंबई में रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि परीक्षा बीएमसी चुनाव के समानांतर उस शिवसेना की है जो हर मोहल्ले और हर अपार्टमेंट के भीतर घुसी हुई है, चाहे एम्बुलेंस की जरूरत पड़े, चाहे किसी बिल्डर से 2-2 हाथ करने पड़े, चाहे किराएदार को 2-2 हाथ मकान मालिक से करने पड़े, चाहे मकान मालिक को घर खाली कराने के लिए शिवसैनिकों की मदद लेनी पड़े, दूध नहीं आ रहा हो, पानी नहीं आ रहा हो, सफाई करानी हो, सड़क बनवानी हो, सारी परिस्थितियों में शिवसेना जिंदगी में घुसी हुई है मुंबई के भीतर में। और यही वहां पर सबसे बड़ी परीक्षा है, क्या वाकई शिव सैनिकों की पहचान जो लोगों के जहन में बीते 3 दशकों से सियासी तौर पर अंदर समा गई, और उसमें हृदय हिंदू सम्राट का जिक्र करते हुए बाला साहब ठाकरे खुले तौर पर चिताते चले गए कि मुस्लिमों को बख्शेंगे नहीं, और सामने जो आएगा अगर वो हिंदुत्व के खिलाफ होगा तो उसको हम एक लिहाज से दफन कर देंगे। इन परिस्थितियों के भीतर राजनीतिक सत्ता की बिसात क्या 21वीं सदी में इस बात की इजाजत देती है कि उस तेवर और तलखी के साथ उद्धव ठाकरे मैदान में आ जाएं? क्योंकि दूसरी तरफ भी मिजाज कोई तेवर वाला नहीं है। एकनाथ शिंदे भी एक लिहाज से बीजेपी की गुलामी पर हैं। गुलामी का मतलब यह नहीं कि उन्हें जो कहा जाए वो करना है, बल्कि जो बनाया जाए उन्हें उसे पद को संभालना है, उससे दाएं बाएं देखना नहीं है। यानी शिवसेना की जो अपनी निजी पहचान थी बाला साहब ठाकरे की सियासत के जरिए, वह 2022 और 20 जून को जब सबसे बड़ी बगावत एकनाथ शिंदे के जरिए हुई, जो भारत के भीतर में एक प्रयोगशाला के तौर पर मान लिया गया, उसके बाद की परिस्थितियों ने बताना शुरू कर दिया कि बीजेपी की ताकत सिर्फ गुजरातियों के भरोसे नहीं है।
गुजरातियों के आश्रय उस पूंजी पर भी टिकी है जो पूंजी सियासत को बांधती है और एक गठरी में बांधकर अपने कांधे पर लपेटकर कहीं भी ले जा सकती है। तो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात भी चले गए। यह भी मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन यह लोगों की भावनाओं से नहीं जुड़ेगा। भावनाएं तो वहां पर जुड़ेंगी जहां पर लोगों की जिंदगी की निजी जरूरत, वो बेरोजगारी का सवाल हो, वो मराठी मानुष की जरूरतों का सवाल हो, वह मुंबई और महाराष्ट्र के भीतर लोगों को जिंदगी जीने के साथ जो तकलीफें इस दौर में आ रही है उसका जिक्र हो, और उस जिक्र के साथ हिंदुत्व का लेप लगाकर सामने खुद को रखने की परिस्थिति में क्या शिवाजी पार्क से कोई आवाज उठ पाएगी? यह भी एक सवाल है और हर किसी को उसी पर गौर करना है, क्योंकि जो तरीका है उसमें मंच पर आदित्य ठाकरे रहेंगे, अरविंद सावंत सांसद हैं वो रहेंगे, अंबादास दानवे जो विपक्ष के नेता हैं शिवसेना के वह भी रहेंगे, पूर्व मेयर किशोरी पेंडरकर वह भी भाषण देंगी, वह भी रहेंगी। लेकिन इन सब के साथ तीन सवाल जो सबसे बड़े महाराष्ट्र की राजनीति को परेशान कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाया गया वोट बैंक वह किसके पास जाएगा, जब दोनों के तेवर ढीले पड़े हुए हैं, दोनों अपने तरह से उन लोगों के साथ खड़े हैं जो उनके मिजाज के अनुकूल नहीं है। बीजेपी की सियासी सौदेबाजी और उससे होते हुए मोदी और अमित शाह के दौर में गुजरातियों का वर्चस्व, यह शिवसैनिकों को बर्दाश्त कभी नहीं था, लेकिन एकनाथ शिंदे को बर्दाश्त क्यों है? क्योंकि वह मुख्यमंत्री है। दूसरी तरफ जिस सियासत को बाला साहब ठाकरे बांधते थे और सड़क की राजनीति करते थे, उसमें वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं बल्कि हाथ में रिमोट लेकर शिवसेना के आश्रय किसी को भी चला पाने की ताकत रखते थे, वो चाहे अंडरवर्ल्ड हो चाहे अपर वर्ल्ड हो। इस ध्यान से देखिए तो इस राजनीति को साधने के लिए शरद पवार का दिमाग भी छोटा पड़ जाता था बाला साहब के ठाकरे के सामने कई मौकों पर। लेकिन मौजूदा वक्त का सच क्या है? सच यह है कि एनसीपी को सत्ता चाहिए। बाला साहब ठाकरे के बाद शरद पवार की पहचान सत्ता के करीब होने की और सत्ता तक न पहुंच दे न पाने की स्थिति में बीजेपी के अमित शाह खड़े हैं उनके सामने में। टकराव वहां पर है तो फिर जिक्र हमने उद्धव और एकनाथ का क्यों किया? एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, तो जिस बाला साहब की राजनीति में न शरद पवार को बख्शा गया, न बीजेपी को बख्शा गया, न कांग्रेस को बख्शा गया और ना ही किसी दूसरे छत्रप को यह कहकर बख्शा गया कि आप हमारी राजनीति को साधने की दिशा में मत आइए, क्योंकि शिवसैनिक सामान्य तौर पर किसी आम शख्स की तरह सड़क पर नंगे पांव नहीं चलता है, बल्कि वो तो कटीले झाड़ियों पे चलता है और मुद्दे उसके साथ उसी रूप में रेंगते हैं। अब यहां पर सवाल है कि कुछ आंकड़े उद्धव ठाकरे बताएंगे जरूर, करोड़ों के आंकड़े हैं जिसमें खरीद फरोख्त हुई है, और एकनाथ शिंदे ने भी क्यों पीठ में छुरा भोंका? क्या 1000 करोड़ के रुपए का मसला था या जेल जाने की परिस्थिति थी? जिस खौफ का डर है उस खौफ के साए में ईडी भी है और वहां पर मौजूद सीबीआई भी है। यह एक डर है, जो चाहिए उसमें आपके पास सत्ता है और सत्ता के साथ आपको शिवसेना के खिलाफ और शिवसेना को बांटने की परिस्थिति में लाकर खड़े होना है। तो जो बातें कही जाने वाली हैं शिवाजी पार्क से और बांद्रा कुर्ला से, उसमें अधर्म पर धर्म की जीत और धर्म के आश्रय राजनीति साधने का मंत्र कौन दे पाएगा, इसका इंतजार हमको भी करना है और आपको भी करना है। जो भीड़ होगी, जो अंदाज सिर्फ उसके जरिए यह लगाया जा सकता है कि भीड़ किसने जुटा दी, लेकिन जो तेवर होंगे वह निजी तेवर होते हैं, व्यक्तिगत तेवर होते हैं, और वो समझने की परिस्थिति में आना होगा कि दरअसल एक ऑटो ड्राइवर फिलहाल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। उसने जिंदगी की उन तमाम स्थितियों को देखा है जो उद्धव ठाकरे ने नहीं देखी होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के उस तेवर और विरासत और विचारधारा को नजदीक से देखा है क्योंकि बेटे हैं। लेकिन बावजूद इसके क्या वो कहीं ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए जहां पर उन्हें बताना पड़ रहा है कि वह एकनाथ शिंदे से उनका कद बड़ा है? यह पहली हार है। अगर बताना पड़ेगा और बताएंगे तो, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जिस मुंबई को अपने हिसाब से चलाया और महाराष्ट्र की राजनीति को अपने रिमोट से चलाने के प्रयोग किए, उस प्रयोग को समझने के लिए किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से अपनी तुलना करनी नहीं होगी।
और खुद को लार्जर देन लाइफ कैसे बनाना है, यह सोच उनके भीतर होनी चाहिए। क्योंकि इस बार टकराव एकनाथ शिंदे तो एक मुखौटे के तौर पर है, पीछे तो वो बीजेपी की वह फौज खड़ी है जो इस देश के भीतर में किसी राज्य को नहीं बख्शती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बख्शती है, किसी नेता को नहीं बख्शती है, किसी एमएलए, किसी सांसद को नहीं बख्शती है, और लोकतंत्र के पिलर्स को भी नहीं बख्शती है। तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते हुए सिर्फ एकनाथ शिंदे और शिवसेना और बाला साहब का जिक्र करने भर से काम नहीं चलेगा। लड़ाई बड़ी लड़नी है तो कैनवास बड़ा रखना होगा। उस पे जो ब्रश फेरेंगे शब्दों के जरिए, उसके मोटे मोटे शब्द उभर कर लोगों के जहन में कैसे आने चाहिए, यह समझ क्या वाकई आज रात में दिखाई दे जाएगी और कल अखबारों में उसी तरीके से चीजें पट जाएगी और आने वाले वक्त में राजनीति महाराष्ट्र की उसी तरीके से बदल जाएगी और यह बदलती हुई राजनीति बीएमसी में एक बार फिर शिवसेना को जीत दिला देगी। यह सपना है या हकीकत है, इंतजार करना होगा। क्योंकि जो भीड़ लगातार शिवाजी पार्क की तरफ बढ़ रही है, जो भीड़ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रही है, जो स्वयंसेवक और जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी शिवसैनिक बनकर मौजूदगी अपनी दिखला और जतला रहे हैं और सत्ता की पूरी पूंजी वहां पर एक लिहाज से लुटा देने की परिस्थिति में, इस रैली को सफल बनाने के लिए या इस दशहरा को सफल बनाने के लिए कि असल में धर्म तो हमारे साथ है, उधर तो अधर्म है, इस सियासत को साधने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति जिस रास्ते पर निकली है, उसमें आखिरी में सिर्फ एक सवाल। यह इतिहास का पहला मौका है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी, वह भी शिवसेना सरीखी पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन का कोई नेता नहीं बचता था, अखबार कोई बचता नहीं था और कोई गुंडा मवाली नहीं बचता था, क्योंकि सारी चीजें शिवसेना ने खुद में ओढ़ ली थी। उस शिवसेना को जिंदा करने का काम कौन करेगा? एकनाथ कर नहीं सकते हैं, उद्धव ठाकरे लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत को है, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े हैं। एकनाथ शिंदे और फडणवीस नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खड़े हैं। लड़ाई का चौराहा इतना बड़ा है और वहां पर रोशनी टिमटिमाती हुई अगर नजर आएगी तो लोगों के जहन में महज जुगनू होगे, वह कहीं एक रोशनी बनकर दूसरे को चमक दे पाने की स्थिति में आ नहीं पाएगी। और शायद इसीलिए दशहरा रैली की लड़ाई सिर्फ बीएमसी तय नहीं करेगी, वह 2024 की 48 सीटों को भी तय करेगी और महाराष्ट्र के विधानसभा की 2024 में क्या तस्वीर बनेगी इसे भी तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो शाखाएं फैली हुई हैं शिवसेना के, उनका भविष्य क्या होगा और शिवसैनिक खुद को खड़ा हुआ कहां पाएगा? वो बसों से चलकर पहुंच तो गया शिवाजी पार्क और कुछ रेलगाड़ियों से मुफ्त सफर करते हुए पहुंच तो गए बांद्रा कुर्ला, लेकिन भाषण के बाद कौन कहां पर खड़ा होगा अभी कोई नहीं जानता है। आपको इंतजार करना होगा। देर रात तक रैली और कल सुबह के उजियारे में असल उजियारा किसके साथ होगा, यह अखबारों की हेडलाइन बतला देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।